विजिबल है स्क्रीन सबको? यस सर, विजिबल है। राइट। थोड़ा सा हीलिंग अर्थ थेरेप्यूटिक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि थर्ड ईयर है एचएचटी का। और माशाल्लाह थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन की है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट्स के एतबार से भी पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट्स को डील करना, स्पेसिफिकली पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, डिप्रेशन और कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जिस तरह के बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। राइट। सो आप सबको अगेन वेलकम कहते हैं इस कोर्स के लिए, और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बात कर रहा था कि पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट्स को डील किया जाता है, यहाँ से इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी किसी हद तक डील किया जाता है। और जो स्पेशलाइजेशन है हमारी, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर और डिप्रेशन प्लस बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इनमें स्पेशलाइजेशंस हैं। बाकी भी जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, एनजाइटी से रिलेटेड और जो इश्यूज हो सकते हैं, तो इन सब को हम थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर ये तो बात होगी क्लाइंट्स की, लेकिन एक और सहरा भी जाता है एचएचटी के सर, वो ये है कि सारे पाकिस्तान से बेशुमार थेरेपिस्ट ट्रेन होते हैं हमसे, यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके और अपनी अपनी सिटीज़ में, अपने अपने क्लिनिक्स में वो सर्व कर रहे हैं। बेशुमार कोर्सेज हमने दिए हैं, जिसमें ओसीडी का जो कोर्स है वो सर फहरिस्त है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए थेरेपी कोर्स वो भी शामिल है इसमें। इस्लामिक सीबीटी कोर्स है, डिप्रेशन कोर्स है, इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि अपडेट भी होते रहते हैं और न्यू भी आते रहते हैं। उसी तरह से पैनिक डिसऑर्डर थेरेपी कोर्स है। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ इशू आता रहा है वो यही आता है, क्लाइंट्स भी ज़्यादातर पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड आते रहे हैं सारे पाकिस्तान से। और जो थेरेपिस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो भी अक्सर इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इस सिलसिले में पैनिक डिसऑर्डर थेरेपी कोर्स रखा गया। यहाँ जो आप इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, यहाँ पर जो भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, वो कहीं भी आपको, ये हमारा दावा है कि कहीं भी आपको एक प्लेस पर नहीं मिलेंगी। आपको बहुत सारी बुक से गो थ्रू करके इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं जो कि रिसर्च बेस्ड है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको लगे कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम या ये चीज़ तो वर्क नहीं करती। ये सारी रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। सो बाकायदा कोर्स का स्टार्ट करते हैं हम। हमारे मॉड्यूल्स जो होंगे इस कोर्स के लिए वो ये 10 होंगे। सबसे पहले आपको साइको एजुकेट किया जाएगा पैनिक डिसऑर्डर के बारे में कि ये है क्या। देन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इसकी किस तरह की जाती है, इजी वर्डिंग में यूज़ किया जाएगा। हमारे साथ कुछ क्लाइंट्स भी शामिल होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो ना यूज़ की जाए, सिंपल प्लेन उर्दू में इसको बताया जाए जो चीज़ें हैं, ताकि जो क्लाइंट्स हैं सब इससे फ़ायदा उठा सकें। देन कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वो हम देखेंगे मॉड्यूल 3 में। उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी और इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर है, और इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर जो स्पेसिफिकली पैनिक डिसऑर्डर के लिए बेस्ट होता है। ये तो हमारे आज के मॉड्यूल्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। और देन बाकी जो 5 मॉड्यूल्स हैं इंशाल्लाह वो हम कल कवर करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी, लाइफस्टाइल चेंजेस कौन सी होनी चाहिए पैनिक डिसऑर्डर के लिए, अगर रिलैप्स होने लगे तो उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बोनस टिप्स होंगी और एक्सपर्ट्स की राय होगी कि वो पैनिक डिसऑर्डर के बारे में क्या करते हैं। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है साइको एजुकेशन। क्लाइंट्स के लिए जो यहाँ पर थेरेपिस्ट मौजूद है और क्लाइंट्स मौजूद हैं,
तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर कोई इशू होता है हमें, लाइक पैनिक डिसऑर्डर और एनीथिंग, तो उसको जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके सिम्टम्स को समझना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी कॉजेज, उसके ट्रिगर्स, उसके नीचे कौन से मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होती है। इसलिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो साइको एजुकेट करना होता है। व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर? पैनिक डिसऑर्डर अब क्या है कि पैनिक डिसऑर्डर में क्लाइंट्स को बार बार और अचानक पैनिक अटैक्स आते हैं। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि उसमें पैनिक अटैक्स बहुत होते हैं। तो अब पैनिक अटैक क्या होता है, ये क्वेश्चन पैदा होता है माइंड में कि अचानक से एंजाइटी का एक वेव आता है अनएक्सपेक्टेडली, और उससे वो इतना डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, अपने खौफ फील होता है। ये शॉर्ट टर्म का होता है लेकिन बहुत शदीद होता है। एनजाइटी और पैनिक में ये डिफरेंस है कि एनजाइटी अटैक जो है वो लॉन्ग टर्म का हो सकता है लेकिन वो इतना सिवियर नहीं होता, इतना शदीद नहीं होता। जबकि जो पैनिक अटैक है वो शॉर्ट टर्म का होता है बट इट इज सिवियर। Someone is saying kindly let me in. Okay. Right. So पैनिक डिसऑर्डर में फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स होते हैं, और पैनिक अटैक्स की डेफिनेशन क्या है कि सिवियर एंजाइटी। एंजाइटी अटैक जो है वो हर जगह और हर जगह और काइंडली अपने माइक्स ऑफ कीजिएगा। तो एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक का डिफरेंस आप देख रहे हैं कि एंजाइटी अटैक लॉन्ग टर्म का होता है और उसमें जो एंजाइटी है वो कम सेवेरिटी की होती है। मैंने पूछा। काइंडली मैम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जबकि पैनिक अटैक में शदीद एंजाइटी होती है और ये कम ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, जब वो एंजाइटी का अटैक आता है, अब इस पे भी हम बात करेंगे, इसे अटैक तो कहा जा रहा है लेकिन ये लैंग्वेज सही नहीं है। अटैक लफ्ज से यूं फील होता है कि जैसे ये वाकई में कोई चीज है, कोई हमला है, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज समथिंग मिस्टेकन। ये अटैक नहीं होता। ठीक है, हम इस पे आगे जाके बात करेंगे, बट हम इसकी अभी डेफिनेशन देख रहे हैं कि एक डिस्कम्फर्ट इंसान को फील होता है, बड़ी बेचैनी, घबराहट फील होती है, और ऐसा लगता है कि अभी वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, उनका कंट्रोल लूज हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, यहाँ तक ये लग सकता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, या ऐसा भी लग सकता है कि वो मर जाएंगे। यानी ये क्लाइंट्स की अपनी वर्डिंग इस तरह की होती है कि उन्हें इस हद तक खौफ फील हो रहा होता है। लेकिन इसके बरक्स वहां पर खतरे की कोई भी निशानी मौजूद नहीं होती, रियल डेंजर कोई भी नहीं होता। राइट, डेंजर फील हो रहा होता है उन्हें, उनके माइंड में थॉट्स चल रही होती हैं, लेकिन रियल डेंजर कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ कैसे होता है हम इसको साथ साथ आगे इन डिटेल देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि शदीद एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी को समझना जरूरी है। अगर आप इस डिसऑर्डर को समझने जा रहे हैं तो सबसे पहले एंजाइटी को समझना जरूरी है कि एंजाइटी क्या है। तो पहली बात ये कि एंजाइटी या स्ट्रेस जो है, डिस्ट्रेस, ये स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है। एक तो डिस्ट्रेस हो सकता है, एक यू स्ट्रेस हो सकता है, ई यू स्ट्रेस। राइट, अब बेसिकली अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं वो इंसान के बेनिफिट के लिए होती है। तो एंजाइटी जो है उसका क्या पर्पज है, अगर कोई परसीव्ड डेंजर है या कोई चैलेंज है तो उसके लिए एंजाइटी पैदा होती है। जैसे आपको सुबह जागना होता है, जैसे आपकी आंख खुलती है, आप काम के बारे में सोचते हैं, स्टडी के बारे में सोचते हैं, कोई टेस्ट है, एग्जाम है, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर ये नहीं होगी तो आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, आप वर्क नहीं करेंगे। तो दिस इज यू स्ट्रेस, पॉजिटिव साइड है स्ट्रेस की और एंजाइटी की।
कि एनजाइटी का होना तो ज़रूरी है, अगर ना हो तो फिर इंसान कुछ करे ही ना। तो ये होगी पॉजिटिव सेंस ऑफ एनजाइटी। अब प्रॉब्लम कब बनता है कि जब हमें इस एनजाइटी की सिम्टम्स अपनी बॉडी में फील होने लगते हैं। हार्ट पैल्पिटेशंस, दिल का घबराना, धड़कन तेज होना, पसीने आना, कांपना, चक्कर आ जाना, इस तरह के जब सिम्टम्स आते हैं तब प्रॉब्लम बन सकता है। और ये भी असल प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये कब हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जब हम इसको रियल समझ रहे होते हैं, एक रियल अटैक समझ रहे होते हैं, और हमें ये लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, राइट। तो जितनी भी परेशानियां हैं और फिजिकल फीलिंग्स हैं फियर से रिलेटेड, तो उसको हम नाम देते हैं एंजाइटी का। तो एंजाइटी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 इज कि एंजाइटी, जिससे मैं बात कर रहा था कि नॉर्मल है, एडाप्टिव है, कि आपने कुछ करना होता है उसलिए एंजाइटी होती है, अगर ना हो तो आप तैयारी ही नहीं करेंगे, आप मोटिवेटेड ही फील नहीं करेंगे, राइट। ये चैलेंज के सेंस में भी हो सकता है कि आपने कोई टास्क करना है, ये किसी रियल डेंजर के सेंस में भी हो सकता है कि वाकई कोई डेंजर आ रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार करवाती है एंजाइटी। इट इज इट्स पॉजिटिव सेंस, तो ये नॉर्मल है, एडेप्टिव है। तो गोल क्या होता है, मकसद हमारा क्या होता है कि एनजाइटी को हमेशा मैनेज करना होता है, उसको ख़त्म नहीं करना होता। जैसा कि हमने बात की, ये तो ज़रूरी चीज़ है और नॉर्मल है, एडेप्टिव है। तो इसको हम मैनेज करना सीखें, ये नहीं कि इसको ख़त्म करना सीखें, इसको फेस करना सीखें, इसको मैनेज करना सीखें, इसके रहते हुए हम अपने टास्क जारी रख सकें, हम अपनी लाइफ गुजार सकें। तो मेन गोल ये होता है। फैक्ट नंबर 1 ये क्या है। फैक्ट नंबर 2 ये है कि जब एनजाइटी फील होती है, बॉडी में उसके सिम्टम्स जब फील होते हैं आपको, तो आपको लगता है कि कोई रियल डेंजर है। दिस इज फैक्ट नंबर 2, जहां पे चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। यू फील देयर इज अ रियल डेंजर, जबकि असल डेंजर वहां पे मौजूद नहीं होता। तो ये एनजाइटी से रिलेटेड दो फैक्ट्स हैं, आपने याद रखनी। एक तो ये नॉर्मल है, दूसरा ये कि जब इसके सिम्टम्स बॉडी में फील हों और उसको रियल डेंजर समझा जाए, ये एक और फैक्ट है, और इसी से सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे होते हैं। पैनिक डिसऑर्डर की एक और डेफिनेशन देखते हैं ताकि इन डेप्थ हम इसको समझ लें। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है। अब इसमें रिपीटेडली क्या होता है कि पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, एक खौफ की फीलिंग होती है और उसकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती। अब उसके मुख्तलिफ ट्रिगर्स हो सकते हैं। अब वो जो फिजिकल रिएक्शंस आ रहे हैं जिनकी हमने बात की, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज हुई है, घबराहट हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के खौफ आ रहे हैं, तो इन सब के कोई ना कोई ट्रिगर्स होते हैं, उनको भी हम आगे जाके इन डेप्थ देखते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैनिक डिसऑर्डर कि इसमें पैनिक अटैक्स होते हैं। और पैनिक अटैक्स जो है वो शदीद खौफ के झटके हम कह सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हम इसको देखेंगे कि इट इज़ नॉट अ रियल अटैक। इसको नाम तो अटैक दे दिया गया, हमें कहना पड़ता है इट इज़ पैनिक अटैक, बट ये रियल में अटैक नहीं होता, बल्कि ये मिस्टेकन चीज़। सो डिसऑर्डर हम किसी चीज़ को तब कहते हैं जब वो हमारी डेली फंक्शन को अफेक्ट कर रहा होता है। अगर कभी कोई पैनिक अटैक आ गया तो हम उसको डिसऑर्डर नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो इस हद तक है कि हमारी लाइफ को, हमारी स्टडी को, हमारे वर्क को, हमारे रिलेशनशिप्स को, यानी जो हमारी डेली फंक्शनिंग है और जो हमारी लाइफ की क्वालिटी है उसको अगर ये इम्पेक्ट कर रहा है, तो फिर ये पैनिक डिसऑर्डर कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जिन जगहों पर क्लाइंट्स को पैनिक अटैक्स आते हैं या जिन सिचुएशंस में आते हैं, तो वो उनको फुली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डेथ एंजाइटी हो जाती है, तो वो इस तरह की खबरें सुनने से या इस तरह किसी फैमिली से मिलने से जहाँ पे डेथ हुई है, उनसे वो अवॉइड कर रहे होते हैं, उनसे बच रहे होते हैं कि उनसे बात नहीं करनी, ऐसी कोई खबर नहीं सुननी, क्योंकि वो उनके लिए ट्रिगर होता है, उन्हें पैनिक हो जाएगा। इसी तरह से कुछ लोगों को फेस करने से पैनिक होता है, सोशल एंजाइटी या ओपन प्लेसेस से,
एगोराफोबिया, तो वो इनको फेस करने से डर रहे होते हैं। पैनिक साइकिल को हम देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स होते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से उन्हें खौफ होना स्टार्ट होता है। जैसे हमने बात की, फॉर एग्जांपल किसी को लोगों की वजह से हो रहा है या ओपन प्लेसेस की वजह से हो रहा है। कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको बंद जगहों पे होता है। तो ऐसी सिचुएशन से ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, मुझे फिर से पैनिक अटैक हो जाएगा, ये थॉट हो सकती है। मैं बेहोश हो जाऊंगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, गिर जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कैसा दिखूंगा अगर मेरे साथ इस तरह हुआ, लोग मुझे पागल समझेंगे। ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक थॉट्स जो हैं अब वो इमोशंस बनाती हैं। शेम, फियर, मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस उनसे बनते हैं। तो ये पैनिक साइकिल इस तरह से होता है। शर्म का एहसास हो सकता है, खौफ का एहसास हो सकता है, डर लगता है उन्हें, किसी को फेस नहीं करना चाहते, सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। तो ये जब इमोशंस आते हैं फिर बॉडीली रिएक्शंस होते हैं। जो बॉडी की सेंसेशंस हैं वो एक्टिवेट होती हैं। दिल की धड़कन तेज होना, कांपना, पसीने आना, चक्कर आए, जैसे चक्कर आ जाते हैं, ये बॉडीली रिएक्शंस हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि वो टोटली उसी को फोकस कर रहे होते हैं। उनका ध्यान अब किस पे चला गया? उन बॉडीली सेंसेशंस पे। अब जब उन बॉडीली सेंसेशंस पे उनका ध्यान गया कि मेरा तो दिल धड़क रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तो अब एम्प्लीफिकेशन होती है, यानी वो उसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं कि ये तो तबाही आ गई है। वो उसे एक्सेजरेट करके देख रहे होते हैं कि ये तो डेथ है, ये तो एंड है, तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसको वो एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। जब वो उसको एम्पलीफाई करते हैं तो कैटेस्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। इट मीन्स कि उन्हें वो रियल में लगने जा रहा होता है कि ये तबाही हो जाएगी। अब जब ये तबाही हो जाने का उनके माइंड में आता है तो पैनिक अटैक बन चुका होता है उस टाइम। यानी वो सिचुएशन जहां पर उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, बहुत शदीद खौफ होता है, वो उस पैनिक अटैक तक पहुंच चुके होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से साइकिल कंटिन्यू करती है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आई हैं, इमोशंस बने, बॉडी ने रिएक्शन दिया, उन्होंने बॉडी के रिएक्शन पे तवज्जो दी, फिर क्या हुआ? एम्प्लीफिकेशन हुई, एग्जेजरेशन हुई, वहां पे उन सेंसेशन की ज्यादा फील होने लगी। ओके, तो इस तरह से पैनिक साइकिल चलती है और एंड जाके उस तकलीफ से सिचुएशन यानी पैनिक अटैक पे जाके होता है। थॉट से स्टार्ट होता है, फिर इमोशंस, बॉडीली सेंसेशंस, उनके ऊपर फोकस होना, फिर उन सेंसेशंस का एम्पलीफाई होना, एग्जेजरेट होना, फिर उस सिचुएशन का कैटेस्ट्रॉफिक नजर आना, बहुत खतरनाक नजर आना, जैसे कि कुछ शदीद हो जाएगा, जैसे कि हार्ट अटैक हो जाएगा, खुदा न खास्ता डेथ हो जाएगी। तो उस मिस इंटरप्रिटेशन के बाद पैनिक अटैक वाकई हो जाता है। और इसी तरह से फिर अगेन उनको पैनिक अटैक्स का खौफ रहता है कि फिर से ये हो जाएगा। तो जस्ट वो थॉट ही जो है ना, वो नेगेटिव थॉट बन के, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट यानी नेट बन के अगेन वो इमोशंस लाती है, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू करती जाती है। और दिन में कई कई दफ़ा फिर उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। तो पैनिक अटैक्स के साइंस आपने देखे। इसके हम डिटेल में सिम्टम्स देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि पैनिक अटैक क्या होता है। अचानक से खौफ का झटका आता है, और उसकी आपने साइकिल भी देखी किस तरह से वो बनती है, थॉट्स से, इमोशंस और सेंसेशन से होती हुई उसकी मिस इंटरप्रिटेशन, और देन वो जाके पैनिक अटैक बन जाता है। तो ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है।
और कुछ ही मिनट्स के बाद ये फिर ख़त्म हो जाता है। इसके फिजिकल सिम्टम्स देखें, ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रहा या सांस बंद हो जाएगा, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। अक्सर लोगों को तो हार्ट अटैक फील हो रहा होता है कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। पसीना आ सकता है, कांपते हैं, अक्सर की टांगे कांपती हैं अगर वो घर से बाहर हैं कहीं। चेस्ट पेन हो सकता है या चेस्ट में टेंशन फील हो सकती है। अब ये जो टेंशन है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी स्ट्रेन फील हो सकता है। नो, नथिंग इज रॉन्ग। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? समवन इन आस्किंग कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है या वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सब तो क्लास में है ना? यस। हाँ जी, हमें आवाज आ रही है। ओके ओके। और ऐसा होता है कि कुछ वो खा नहीं सकते, स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसमें, पैनिक में। तो वो नौजिया हो जाता है, चक्कर आते हैं या ऐसा फील होता है कि वो गिर जाएंगे। नमनेस फील होती है जैसे कि उनके पाँव सो गए हैं या बॉडी के कोई पार्ट्स उनमें जान नहीं है। या टिंगलिंग होती है, जिस तरह से पिन्स एंड नीडल्स होती है, सुइयां चुभने जैसा होता है। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं पैनिक अटैक के, ठीक है, जो ज़ाहिरी तौर पे जो बॉडी से रिलेट कर रहे होते हैं। अब कुछ सिम्टम्स जो साइकोलॉजिकल होते हैं, जो माइंड में होते हैं। ऐसा लगता है कि रियलिटी से उनका टच खत्म हो रहा है, यानी जाहिर है जब अनकॉन्शियस हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, उनका माइंड ब्लैंक हो रहा है। एक ये फीलिंग होती है, फर्स्ट साइकोलॉजिकल सिम्टम। ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लग रहा होता है, कि जैसे वो अपनी बॉडी में नहीं है, डिसोसिएशन जिसे हम कहते हैं। लूजिंग कंट्रोल, ये परेशानी हो सकती है कि बेहोश हो जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी, गिर जाएंगे, उनका क्या होगा, कंट्रोल लूज होता हुआ फील होता है और इस बारे में हम परेशान होते हैं। एक और साइकोलॉजिकल सिम्टम ये है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि दिल की धड़कन से रिलेट कर रहा होता है। आगे जाके हम देखेंगे ये सब क्यों हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसके सिम्टम्स देख रहे हैं कि उन्हें ये वरी भी हो सकती है। या ऐसा होता है कि जैसी उनकी अब सिचुएशन है, क्योंकि उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, तो उन्हें ये लग सकता है कि वो पागल हो जाएंगे। जाहिर है इस वक्त उन्हें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उन्हें ऐसा लगता है ये चीज़ कंटिन्यू करेगी, इसी तरह रहेंगे वो हमेशा। तो ये भी हो सकता है। और यहाँ तक हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगे कि अब उनकी डेथ हो जाएगी, इसी वजह से वो अक्सर डेथ एंजाइटी का भी शिकार रहते हैं। ज़्यादातर क्लाइंट्स में ये चीज़ भी होती है। तो इसके अब अंडरलाइन मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वजह बन सकती हैं इस सब की। तो कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ फैमिलीज में भी रन करती है, यानी जेनेटिक भी होती है। अब जेनेटिक कैसे होती है कि जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ANS हम जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर कुछ पोटेंशियल कॉजेज हो सकती हैं। अब ये चीज़ टोटली जेनेटिक नहीं होती है,
कि यानी सिर्फ जेनेटिक की वजह से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लेकिन उनके जीन्स में परमियाबिलिटी होती है, यानी कि चांसेस आर देयर कि अगर ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरे और उन वहाँ कोप ना कर पाए तो इनको पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो जो इस तरह का नर्वस सिस्टम जिनका हो कि जहाँ पर इस तरह की कॉजेज मौजूद हैं, तो जब उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो चांसेस आर देयर कि हाइपर सेंसिटिविटी होगी, वो ज़्यादा सेंस करेंगे, जो सेंसेशंस हैं उनकी वो उनको ज़्यादा फील करेंगे, उनका जो अराउजल है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिल की धड़कन हर इंसान की तेज़ होती है जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, लेकिन उनकी ज़्यादा होगी, हाइपर सेंसिटिविटी होगी। और स्ट्रेस में सभी के केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, एड्रेनालिन रश होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हम जिसे कहते हैं, जो स्ट्रेस में होता है, हर शख्स को होता है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो उन्हें फिर पैनिक अटैक्स की तरफ ले जाती हैं। ये तो बियोलॉजिकल थ्योरीज के अकॉर्डिंग है कि एक हम इसको बियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। देन ट्रिगर क्या होते हैं, पैनिक अटैक किस चीज़ से ट्रिगर होते हैं? अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस से ट्रिगर होते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है कि जैसे ही इंसान को किसी चीज़ का स्ट्रेस फील होता है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है ब्रेन में। और ये नेचुरल है, हम इसकी पहले भी बात कर रहे थे कि एंजाइटी जो है वो नेचुरल होती है, नॉर्मल होती है, अल्लाह ताला ने इंसान को महफूज रखने के लिए बनाई। जब उससे कोई थ्रेट, चैलेंज जब उन्हें परसीव होता है तो ये बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है कि वो इस रिस्पॉन्स को फील करेंगे। तो तभी तो वो फाइट कर सकेंगे ना सिचुएशन से, तभी तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे, तभी तो वो बचने की कोशिश करेंगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि पहले ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, पहले के दौर में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इस तरह की सोसाइटीज़ नहीं थी, एग्रीकल्चर का दौर नहीं था जब, तो उस वक्त शायद जब लोग जंगलों में रहते थे, हंटिंग करते थे, उस वक्त ये एंजाइटी किसी बियर को देख के, टाइगर को देख के हो सकती थी। लेकिन आजकल हम लोग बहुत सी चीज़ों से थ्रेटन हो जाते हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग, क्लास में प्रेजेंटेशन है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पर भी पैनिक फील हो सकता है। और पैनिक डिसऑर्डर में तो एक और पैनिक अटैक आने का खतरा ये हमेशा रहता है कि फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। तो ये चीज़ें ट्रिगर कर रही होती हैं, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में वजह बन रही होती हैं उस पैनिक अटैक की। तो इन सब से कैसे बचना है हम आगे जाकर देखते जाएं कि पहले हम कॉजेज समझ रहे हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर की हमने ट्रिगर्स देखे, अब इसकी कॉजेज की हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हैं, इस तरह के इवेंट्स लाइफ में हो जाते हैं, तो उस वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। अब 80% जो लोग हैं जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है, जो पैनिक अटैक्स जिनको रेगुलरली आते हैं, तो उनका जो पहला पैनिक अटैक आया था वो किसी स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांस के बाद आया। अब ये स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांसेस जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जिस तरह के बेबी का पैदा होना, प्रेगनेंसी के बाद ये इश्यूज हो सकते हैं, शादी होने के बाद हो सकते हैं कि एक नए शख्स से उनकी मुलाकात हुई और एक नए घर में वो गए हैं, फॉर एग्जांपल फॉर फीमेल्स, फॉर मेल्स के एक नई फैमिली से उनका इंटरेक्शन हुआ, राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस भी ले जा सकती हैं, ये सिचुएशंस भी पहला पैनिक अटैक ला सकती हैं, तो उसके बाद फिर वो जारी रहते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि पैनिक डिसऑर्डर की जो मेन कॉज होती है वो स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांसेस होते हैं।
अक्सर लोग किसी न्यू जगह पे मूव कर जाते हैं या किसी का बैड ड्रग एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई मेडिकेशन है, किसी मेडिसिन का हो गया असर, या कोई सब्सटेंस है। तो इस तरह की सिचुएशंस कभी अबेंडनमेंट की वजह से हो जाता है, कोई छोड़ के चला गया, या खुदा ना खास्ता किसी की फौतगी हो गई है। तो इस तरह की जो स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी वजह से पहला पैनिक अटैक आता है, और इस तरह से पैनिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, यानी वो रेगुलरली फिर उनको आते रहते हैं। जेनेटिक्स की हम बात पहले कर चुके हैं कि फैमिली में ये चीज़ रन करती है। अक्सर देखा जाता है कि एक भाई को इशू होता है तो दूसरे भाई को भी होता है, एक सिस्टर को होता है तो दूसरी सिस्टर को भी होने के चांसेस हैं। तो ये फैमिली में रन तो कर रहा होता है, लेकिन हमने ये देखा इंपॉर्टेंट चीज़ कि 80% ये किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, किसी सर्कमस्टांस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो फैमिली का भी किसी हद तक किरदार है कि वो उस चीज़ को, जो जेनेटिक्स हैं वो भी किसी हद तक इसको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। जब भी हम इसको देखेंगे ये कम्बिनेशन होता है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स, यानी जेनेटिक्स के साथ साथ कभी कभी इन्वायरमेंट का भी होता है। तो कुछ जो जेनेटिक्स का रोल था वो भी हमने देख लिया, लेकिन जो जेनेटिक्स है वो पैनिक डिसऑर्डर को गारंटी नहीं करते। अक्सर हमने देखा एक सिस्टर को होता है पैनिक पैनिक डिसऑर्डर, बाकी जो सिबलिंग्स हैं उनको नहीं होता। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। अब कुछ साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, हमने इनकी बात हम कर चुके हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिजीनेस, चक्कर आना, सांस रुकना। अब इन चीज़ों के बारे में उनकी बिलीव्स क्या हैं, वो इनको कैसे देख रहे हैं, क्या उन्हें समझ है कि सांस क्यों फूला है, चक्कर क्यों आए हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कोर्स इसीलिए इसी मकसद के लिए। तो अब वो इन चीज़ों को खतरे के तौर पर देख रहे होते हैं। उनके जो बिलीव्स होते हैं, उनका जो यकीन होता है इन चीज़ों के बारे में कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये उनकी साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनकी वजह से फिर पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। इसको भी आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कि थॉट्स किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमारे बिलीव्स होते हैं, जिस तरह हम सोच रहे होते हैं, वो उसी तरह से फिर चीज़ें हमें फील हो रही होती हैं। तो इस एक ये बहुत बड़ी वजह बनती है कि वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं पैनिक अटैक्स की, और वो किसी खौफ में रहते हैं कि ओ माय गॉड अगर पैनिक अटैक आ गया तो क्या होगा, अगर यूनिवर्सिटी में आ गया, स्कूल में आ गया, वर्क के दौरान आ गया, सोशल सिचुएशन में कोई पैनिक अटैक आ गया तो क्या होगा मेरा। वो इस टेंशन में, इस वरी में वो रहते हैं, तो फिर पैनिक अटैक आ जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रह रह के पैनिक अटैक फिर आ जाता है। सो ये साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं जिनको जानना जरूरी होता है। क्रॉनिक वरी, इसी की हम बात कर रहे थे अभी, कि लगातार वो किसी परेशानी में रहते हैं कि कुछ हो जाएगा। अपनी बॉडीली सेंसेशंस पे उनकी तवज्जो होती है कि चक्कर आ रहे हैं तो शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है, समझ नहीं आ रही, पता नहीं मुझे क्या इशू है, हार्ट अटैक ना हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो रही है। तो ये जो चीजें हैं ये उसकी वजह बन रही होती हैं। अभी हम ये सारी कॉजेज देख रहे हैं। तो हमने देखा कि जो पैनिक अटैक है वो कम्बिनेशन होता है फिजिकल सेंसेशंस का और फ्राइटनिंग थॉट्स। यानी फिजिकल सेंसेशंस तो आ रही हैं, असल चीज ये है कि हम उनसे डर रहे हैं, उनसे घबरा रहे हैं, और ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि कुछ होने वाला है खतरनाक। इस वजह से पैनिक अटैक बनता है, वरना फिजिकल सेंसेशंस तो हर एक को आती है। अगर कोई जॉगिंग करता है हार्ट बीट तो तेज होगी। अगर कोई नाश्ता नहीं करता, देयर आर चांसेस कि जब वो जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वहां उन्हें चक्कर आ सकते हैं। तो ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन वो उनके बारे में, उस चीज के बारे में सोच कैसे रहे हैं, ये चीज मैटर करती है कि वो उसको किस अंदाज में देख रहे हैं, उनका बिलीफ पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि चेस्ट में अगर पेन हो रहा है तो ये फील करना कि मुझे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी कम्बिनेशन है, फिजिकल सेंसेशन तो हुई, लेकिन साथ में जिस तरह से वो सोच रहे हैं, इस वजह से पैनिक अटैक आ। तो
यहाँ पर एक चीज नोटेबल है कि जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है वो हार्मलेस चेंजेस लेके आता है। जैसे स्टेयर्स पे आप जा रहे हैं तो हार्ट बीट तेज हो सकती है। जब आप कैफीन लेते हैं टी की सूरत में, कॉफी की सूरत में, तो एनजाइटी बढ़ती हुई फील हो सकती है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये पैनिक अटैक नहीं है, इसको नाम तो दे दिया गया डीएसएम में, क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में इसको पैनिक अटैक कहते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक्स होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली अटैक नहीं है। इसको अटैक के तौर पे परसीव किया जा रहा है। ये एक मिस्टेकन चीज है। ये पैनिक का जो अटैक है वो एक्चुअली अटैक नहीं है। ये तो नॉर्मल फिजिकल और मेंटल रिस्पॉन्सेज हैं जिनको अटैक समझा जा रहा है। अटैक समझा जा रहा है कि कंट्रोल लूज हो जाएगा, पागल हो जाएंगे, चकरा के गिर जाएंगे, दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये सारी चीजें मिस्टेकन होती हैं, ये एक्चुअली अटैक नहीं होता। अब हम अपने सेकेंड मॉड्यूल की तरफ आते हैं कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। व्हाट इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग? कि जो आपके माइंड में थॉट्स हैं, आप उन्हें देखते हैं कि क्या ये दुरुस्त है, क्या ये लॉजिकल है या इलॉजिकल, इरेशनल। अगर वो इरेशनल हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का सोचना, पहले 100 दफा आपको पैनिक अटैक आ चुका है लेकिन पहले तो कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो ये एक इरेशनल थॉट है, एक नेगेटिव थॉट है जिसे चैलेंज करना और दुरुस्त करना जरूरी है। हम फीलिंग्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम अपनी थॉट्स को तो चेंज कर सकते। तो ये होती है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कि हम जो रियलिस्टिक थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनको लेकर आए नेगेटिव थॉट्स की जगह। इनके लिए वर्कशीट्स होती हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, जो क्लाइंट्स को दी जाती हैं, जिसपे वो वर्क करते हैं और अपने बिलीफ पैटर्न्स को दुरुस्त करते हैं। अब कॉग्निटिव मॉडल पैनिक डिसऑर्डर का कैसे होता है? हाँ। इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रिगर होता है, ठीक है। अंदर से कोई ट्रिगर हो सकता है, एंगर, अक्सर लोगों को एंगर की वजह से पैनिक हो जाता है। इंटरनल ट्रिगर भी हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रिगर भी हो सकता है। घर से बाहर जाते हैं, लोगों को फेस करते हैं या ओपन प्लेसेस में जाते हैं, वहां पे भी हो सकता है। तो कोई ट्रिगर होता है स्टार्ट में। उसके बाद क्या होता है? परसीव थ्रेट। हमने बात की थी अटैक नहीं है, ये थ्रेट नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि थ्रेट है, तो वो परसीव कर रहे होते हैं कि ये थ्रेट है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है कि एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ज़ाहिर है जब घबराहट वो उन्हें फील होगी, क्योंकि उन्होंने खतरा उसको समझा है, थ्रेट समझा है। उसके बाद उनकी फिजिकल और कॉग्निटिव सिम्टम्स, जिनके ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो बॉडी में और माइंड में उनके सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। और सिम्टम्स को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं कुछ खतरनाक के तौर पर, और फिर क्या हो जाता है? इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और पैनिक अटैक वाकई हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट सा मॉडल है पैनिक का। यहाँ पर एक और मॉडल है कॉग्निटिव मॉडल। इसमें 3 चीजें बताई जा रही हैं कि जब परसीव थ्रेट होता है ट्रिगर के बाद, उसके बाद एप्रीहेंशन होती है, यानी वो चीज, उसको हम करते हैं। खतरा समझते हैं। काइंडली अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा सर। उसको डेंजर परसीव किया जाता है, फिर बॉडीली सेंसेशंस होती हैं। फिर 3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी की सेंसिटिविटी, जो फिजिकल या कॉग्निटिव सिम्टम्स के तौर पर हमें नजर आ रही होती है, ये चीज बनती है, यानी एंजाइटी बन जाती है। वो एंजाइटी जो है वो पैनिक की तरफ ले जाता है। सेकंड जो यहाँ पर बाहर वाला सर्कल है, ये जो चीज है, ये कैटास्ट्रोफिक मिस इंटरप्रिटेशन, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। वो उसको तबाही तबाही के तौर पर देख रहे होते हैं, ऐसी इंटरप्रिटेशन दे रहे होते हैं जो पहले कभी नहीं हुई, जो इलॉजिकल है। ना पहले वो फोत हुए हैं, ना पहले उनको हार्ट अटैक आया है, ना कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है और वो उस पर यकीन भी कर लेते हैं। वो खुद से इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, उनकी सेल्फ टॉक ऐसी होती है। तो दूसरा ये चीज आ गई। थर्ड चीज है पैनिक
सेल्फ एफिकेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैनिक को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है, वो पैनिक को किस तरह से फेस करते हैं। यही चीज सीखने के लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया कि हम क्लाइंट्स की जो सेल्फ एफिकेसी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है पैनिक के दौरान, बच्चों ये चीज है सेल्फ एफिकेसी पैनिक की, कि वो कितने कॉन्फिडेंट रह पाते हैं। एक सेकंड, इनका मैं माइक ऑफ कर देता हूँ, कौन है ये? रिजवान, चलो आपका मेरे ख्याल से कितनी देर है? हाँ तो असल जो वर्क हो रहा है वो आपकी सेल्फ एफिकेसी को इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है, कि पैनिक में आप किस तरह उसको फेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अब इसकी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, किस तरह से ये वर्क किया जाएगा। इनको हम देखते हैं कि अपनी थॉट्स को जो कि नेगेटिव हैं या जो अनहेल्पफुल हैं, जो इलॉजिकल है, इरेशनल है, हमने उनको कैसे एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक पैटर्न में तब्दील करना है। तो इसके लिए पैनिक अटैक्स को समझना ज़रूरी है। ज़ाहिर है, देखिए हम अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम पैनिक अटैक से रिलेटेड अपनी थॉट्स चेंज करें, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं पैनिक से रिलेटेड। सबसे पहले ये है कि ये बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जो कि हम जान चुके कि नॉर्मल होता है। तो जब हमें ये फील होता है कि ये स्टार्ट हो रहा है और बॉडी की जो सेंसेशंस है वो स्टार्ट होती हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो खुद को डिफेंड करने लग जाती है। जैसे हमने हार्ट बीट की बात की है, ब्रीदिंग की बात की है, तो ये उस डेंजर से फाइट करने के लिए नेचुरली होता है। ये पहला फैक्ट है, इसको आपने याद रखना है कि असल में कोई डेंजर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। सबकी बॉडी रिएक्ट करती है डिफरेंट तरीकों से, राइट। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। देन ये समझना बहुत जरूरी है कि पैनिक अटैक्स हार्मलेस होते हैं। बेशक वो बहुत खौफनाक फील हो रहे होते हैं, अनकंफर्टेबल लग रहे होते हैं, लेकिन वो हमेशा हार्मलेस होते हैं, क्योंकि ये अलार्म सिस्टम है बॉडी का, यहाँ में किसी आने वाले खौफ के लिए एक्टिवेट हुआ है। तो ये आपको नुकसान देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये खौफ से जो खौफ है, जो डेंजर आने वाला है इन द फ्यूचर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसके लिए आपको तैयार करने के लिए होते हैं। तो आपको ऐसा बेशक फील हो सकता है कि कुछ हो जाएगा, यू आर गोइंग टू बी क्रेजी, यू आर गोइंग टू डाई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। थर्ड फैक्ट की हम बात करते हैं कि ये ब्रीफ होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, सबको पता होता है, लेकिन फिर भी वो थॉट पैटर्न्स चेंज नहीं हो रहे होते हैं क्लाइंट्स के। उन्हें हर दफ़ा ऐसा ही लगता है कि इस दफ़ा कुछ हो जाएगा, इस दफ़ा कुछ हो जाएगा। तो ये ब्रीफ होते हैं, 5 से 10 मिनट में ये पीक पे पहुंच जाते हैं और फिर ये एंड हो जाते हैं। कभी कभी ये 30 मिनट्स तक चले जाते हैं और फील ऐसा हो रहा होता है कि हमेशा ये इसी तरह से सिचुएशन रहेगी और कुछ हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रेस का हमें पता है कि वो बॉडी की बहुत सारी एनर्जी ले लेता है, उनका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से पैनिक से भी होता है, लेथार्जिक फील कर सकते हैं, कमज़ोर महसूस होता है, उनको कमज़ोरी फील होती है। तो ये इसका फैक्ट नंबर 3 है। देन फैक्ट नंबर 4, पैनिक अटैक्स जो है वो प्राइवेट एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो जो साथ वाला शख्स है उसे नहीं समझ आएगी कि आपको पैनिक अटैक हुआ है। हाँ, अगर कोई फैमिली मेंबर है जिनको ऑलरेडी पता है कि आपको ये इशू है तो उन्हें पता चल सकता है, तो सबको नहीं पता चलता। अक्सर यही होता है ना कि लोगों को ये खौफ होता है कि सब क्या सोचेंगे, किसी को नहीं पता चल रहा। जस्ट ऐसा फील होता है जैसे आपकी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मे बी चक्कर आ रहे हैं, तो नॉट एवरीवन नोज कि आपको पैनिक अटैक आए। तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी के खौफ की वजह से अक्सर लोगों को पैनिक अटैक्स आ जाते हैं।
तो हम पैनिक अटैक्स को समझ रहे थे। अब यहाँ पर एक स्टोरी गिवन है कि आप इस फाइट एंड फ्लाइट और फ्रीज का जो रिस्पॉन्स है इसको आप कैसे समझ सकते हैं। एक स्टोरी यहाँ पर गिवन है कि दो हाइकर्स जो हैं वो जंगल में जाते हैं, राइट। और एक को बताया जाता है कि जंगल में एक बियर है, ठीक है। जो जो बियर है, अब जाहिर है उस शख्स के माइंड में बैठ चुका कि अब मैं जाऊंगा तो मुझ पर अटैक हो सकता है। और जो दूसरा शख्स है उसे इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो जब उसे कोई पत्तों की आवाज आएगी या हवा चलेगी तो इसे ऐसा लगेगा शायद कोई स्क्विरल है, कोई गुलहरी है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज है जो हार्मलेस है। अब ये फर्क है, हम पैनिक अटैक्स को समझ रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू। तो आगे क्या होगा कि जो हाइकर है जिसे बेयर का बताया गया है, तो अब आप खुद सोचें उसकी क्या हालत होगी। और जो दूसरा हाइकर है जिसे नहीं बताया गया, उसे अगर कोई पत्तों की आवाज आती है या हवा चलने की आवाज आती है तो उसे नहीं ऐसा कुछ भी खौफ महसूस होगा, ऐसा ही होगा ना। तो अब आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं कि जिस शख्स को बताया गया है कि बेयर हो सकता है, वहां पे बेयर को देखा गया है, अब वो ज्यादा पैनिकी होगा। तो ये इसी तरह से है जिस तरह से आप पैनिक से डर रहे होते हैं। जैसे आपको लग रहा होता है कि इट इज लाइक डेथ, इससे तो मौत वाकई हो जाएगी, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो दो हाइकर्स की स्टोरी है वो इसी तरह से है कि एक वो शख्स है जो नहीं समझता पैनिक अटैक को, वो उसको डेंजरस समझता है, जबकि जो दूसरा है वो समझता है कि ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक और डायग्राम के तौर पर हम देखते हैं कि किस तरह से पैनिक अटैक्स ट्रिगर होते हैं। कोई सिचुएशन आती है, जैसे ब्रेथलेस फील हो रहा है किसी को, बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ कोई पार्क में गई हैं लेडी, उनको ये सेंसेशन फील हुई। स्कीमा क्या बना, जो अब उनके बिलीफ पैटर्न है, जो उनका माइंड है, उन्होंने क्या सोचा, मुझे तो सांस नहीं आ रहा, मुझे अब फिक्र करनी चाहिए, जल्दी से कुछ करना चाहिए वरना मेरा दम घुट जाएगा। फिर साथ ही नेगेटिव थॉट आती है कि ओ मैं सांस नहीं ले सक रही, मर जाऊंगी या मैं पागल हो जाऊंगी। अब उनकी चीख निकल जाती। अब अपनी अपने आप को किस तरह से देख रही होती है, सेल्फ फोकस्ड इमेज, ये एक अलग चीज है कि वो खुद को किस तरह से इमेजिन कर रही है कि मेरा दम घुट रहा है, नहीं? तो अब ये चीज लेके आती है सेफ्टी बिहेवियर्स कि क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं, डीप ब्रीदिंग करूं, पानी पीऊं या वापस घर जाऊं, क्या करना चाहिए। तो सेफ्टी बिहेवियर्स का माइंड बनता है, या उनका ध्यान जाता है एंजाइटी और फीलिंग की तरफ कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें शेम फील हो सकती है, फियर फील हो सकता है, या मैं स्टूपिड लग जाऊंगा। तो इस तरह से ये सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं पैनिक अटैक्स के। अब हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की। तो जैसा आप सोचते हैं, ये एक बहुत फेमस कोट है बुद्धा का कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। तो अगर हर वक्त नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रही हैं और आप उनको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनको उसी तरह से चलने दे रहे हैं और आप उन पर यकीन भी कर रहे हैं, तो फिर तो पैनिक सी पैनिक सी जारी रहने हैं ना फिर तो आपने उन उन थॉट्स को पहचानना होता है, माइंडफुल होना होता है, और उन नेगेटिव थॉट्स को आपने पॉजिटिव में चेंज करना होता है। तो इसके लिए आप सीबीटी थेरेपिस्ट के साथ वर्क करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ आप वर्क करते हैं, आप सेशंस लेते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपने इन नेगेटिव कंडीशंस में इन थॉट्स को पहचानना है और किस तरह से इन पे वर्क करके आपने इनको पॉजिटिव में चेंज करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर जो क्लाइंट्स हैं वो होमवर्क को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे होते हैं कि वहीं से तो उनकी बेस बन रही होती है, किस तरह से वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करके एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो उन होमवर्क पे डेली वर्क करना चाहिए।
अजान हो जाए फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अक्सर लोगों को पैनिक के साथ एगोराफोबिया भी होता है। एगोराफोबिया मीन्स कि ओपन प्लेसेस पे वो नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं गुजार सकते हैं, और उन्हें घर पे ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसकी भी साइकिल हम देख लेते हैं कि पहले पैनिक से स्टार्ट होता है, कि पैनिक के बारे में खौफ से स्टार्ट होता है कि कोई अनसेफ सिचुएशन है। फिर फिजिकल सेंसेशंस आती हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं इन डेप्थ। हार्ट बीट, सांस फूलना, चेस्ट पेन, इस तरह की कोई फिजिकल सेंसेशन, कांपना, चक्कर आना वगैरह। देन ये जो फिजिकल सेंसेशंस हैं, इनको वो मिस्टेकनली लेंगे, उनको वो रॉन्ग परसीव करेंगे, ये डेंजरस है। उस वजह से फिर टेंशन बिल्डअप होगी और सिम्टम्स जो इंटेंसिफाई करेंगे। जाहिर है जब इन सिम्टम्स को आप खतरनाक समझ रहे हैं तो ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये बड़े हुए सिम्टम्स जो हैं फिर वो आप उनसे एस्केप करना चाहेंगे कि इससे बचना है, इससे निकलना है। कुछ लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, सिचुएशन खुद बनाई गई है थॉट्स के थ्रू, और फिर वो मेडिसिन या ट्रैंक्विलाइजर्स पे आ जाते हैं, और फिर एनजाइटी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो पैनिक अटैक बन जाता है। और यही चीज़ फिर फ्यूचर में भी बार बार रिपीट हो सकती है। जी अलमास, हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह वर्क करना है। अब तक जो है ना हमने यही समझा है कि किस तरह ये है क्या। अब आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी पे, कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, थेरेपी किस तरह से इस सबके लिए वर्क करती है। ठीक है, तो आगे हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो अब इस साइकिल को कैसे तोड़ना है, इस एंजाइटी की साइकिल को, इस पैनिक की साइकिल को हमने किस तरह से ब्रेक करना है। हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं। अभी हमने बात की व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं तो वैसा बन जाते हैं। ये तीन चीजें तो आपको समझ आ गई हैं। थॉट्स होती हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम नहीं बच सकते। थॉट्स पे वर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सिम्टम्स उन्हें ये बता रहे होते हैं कि वो मर जाएंगे खुदा न खास्ता, या कुछ बहुत भयानक हो जाएगा। बिहेवियर्स, वो सिचुएशन से भागना चाहते हैं, वहां से वो खुद को रिमूव करना चाहते हैं, वहां पे नहीं रहना चाहते।
ऐसी सिचुएशन से, ऐसी जगहों से वो बचना चाहते हैं, उनसे उनको अवॉइड करना चाहते हैं, तो बिहेवियर्स को समझना भी ज़रूरी है। और फीलिंग्स, उनकी तरफ उनका ध्यान होता है। चेस्ट पेन, हार्ट जो उनका रेस कर रहा है, सांस लेने में मुश्किल, चक्कर आ रहे हैं, सिक उन्हें फील हो रहा है, तो अब क्या होगा, करना क्या है कि चेंज द वे यू थिंक। पहली चीज कि आपने थॉट पे वर्क करना है हमेशा। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कॉग्निशंस हैं, आपकी सोच है, आपकी बिलीव्स हैं, कि वो आपको खतरनाक लग रही हैं, वो आपको स्ट्रेसफुल चीजें लग रही हैं, आपको वो वरीसम लग रही हैं चीजें, इस वजह से ये सब हो रहा है। थॉट्स की वजह से बिहेवियर्स भी और फीलिंग्स भी बन रही हैं, तो इन पे आपने वर्क करना है। ये थॉट गलत है कि मैं नहीं बच सकता, हर दफा तो आप बचे होते हैं। ये थॉट गलत है कि ये सिम्टम्स मुझे मार देंगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पे हमें मालूम हो रहा है कि ये बातें इलॉजिकल हैं, तो हमने इन पे वर्क करना है। सबसे पहले थॉट्स पे वर्क करना है। अक्सर क्लाइंट्स थॉट्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, इससे रिलेटेड जो उन्हें टास्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वो उस पर काम नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, टास्क नहीं करते हैं। वो नहीं समझ पा रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनकी थॉट्स हैं। यस, ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि जब उन्हें एनजाइटी अटैक आ रहा होता है तो उन्हें वो रियलाइज ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखें, इसको आपने, ये जो होमवर्क और टास्क दिया जा रहा है, ये जस्ट उस वक्त के लिए नहीं है कि आपने उसी वक्त जब एनजाइटी अटैक आया, पैनिक अटैक आया, तो आपने ये होमवर्क स्टार्ट कर लिया। नहीं, ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनेगा। आपकी थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमेशा के लिए, नॉट जस्ट फॉर द डिसऑर्डर, हर सिचुएशन के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। आप अपने बिलीफ को इस तरह से चेंज करते हैं, इसको रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। थॉट पैटर्न्स को चेंज करना, जब आप इसे रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, आप उन पर वर्क करते हैं, जो टास्क आपको दिए जाते हैं थेरेपिस्ट की तरफ से। देखिए ना, एक माइंड है, उसे बार बार ये बताया जा रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसने वही सोचना है और ये साइकिल कंटिन्यू करती है। लेकिन जब उन्हें पता होगा कुछ भी नहीं होगा, अरे ये तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होगा, रोज ही आते हैं पैनिक अटैक्स, जब वो इस चीज की तरफ आएंगे, पहले से उनका माइंड रेडी रहेगा, वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, वो उस पर वर्क कर चुके होंगे, तो उस टाइम पे उन्हें इतनी परेशानी नहीं होगी, उस टाइम पे उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये बात कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाते, तो उसके लिए तो नॉलेज जरूरी है ना, सिम्टम्स को समझना जरूरी है कि हाँ ये पैनिक अटैक है, और इस तरह से वर्क करना है कि अपनी थॉट्स पे सबसे पहले वर्क करना। ये तो पहला स्टेप हो गया कि ये एनजाइटी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ये डेथ नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है। इस तरह से ये साइकिल ब्रेक होगी, खुद से इस तरह से बात करने से, खुद को ये यकीन दिलाने से। फिर नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज करना है आपने। ये वर्कशीट्स होती है, होमवर्क दिया जाता है, उसके 3 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट में आप सिचुएशन को लिखते हैं कि कौन सी सिचुएशन थी, सेकंड में आप लिखते हैं जो नेगेटिव थॉट आपको आई है उसको लिखते हैं, और उसके सामने आप जो लॉजिकल थॉट हो सकती है, जो पॉजिटिव और रियलिटी बेस्ड थॉट हो सकती है, आप वो लिखते हैं कि नहीं हकीकत तो इस तरह से है। जैसे डेथ की थॉट आना, इट्स इलॉजिकल, यू आर गोइंग टू बी क्रेजी, इट्स एन इलॉजिकल थॉट। हार्ट अटैक हो जाएगा, इलॉजिकल सोच है। आप अपने माइंड की प्रैक्टिस करते हैं होमवर्क के थ्रू, आप अपने बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करते हैं कि जब भी कोई इस तरह की चीज होगी, आपको पता होगा, क्योंकि वो आपकी सोच का हिस्सा बन चुकी होगी कि ये चीज तो नॉर्मल है, इस अंदाज में। तो इस पे आप वर्क करते रहते हैं, डेली बेसिस पे आपको दिया जाए। नेगेटिव थॉट आई, आपने उसको लिखा, उसके सामने पॉजिटिव थॉट लिखी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है कौन सी वाली बात मानेगा,
माइंड तो कभी भी इलॉजिकल चीज को नहीं मानता। जब आपको एक रीजन मिल गई है कि ये चीज तो इलॉजिकल है, लॉजिकल चीज तो ये है, ये बात तो झूठ है, ये तो रोज ऐसे होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, सही वाली बात तो ये है, जब आप डेली उस पर वर्क करते हैं तो आपके जो थॉट पैटर्न्स है वो चेंज होते जाते हैं और यहाँ से फर्क पड़ना स्टार्ट होता है। तो वही बात आ गई कि उस टाइम पे तो वो रियलाइज नहीं कर पाएंगे। रिजवान कह रहे हैं कि ही couldn't connect, I joined late, can I get a recording? इसको हम, ये जो चीजें ना बार बार रिवाइज हो रही हैं रिजवान, ये चीजें रिवाइज हो रही हैं और फिर से हम एक नज़र देख भी लेंगे। आप कल थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, हम इसको एक दफ़ा फिर से देख लेंगे शॉर्टली समराइज करके, ठीक है? तो कोई ऐसी बात नहीं। तो पैनिक अटैक में वो रियलाइज नहीं कर पा रहे होते उस वक्त, लेकिन जब ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होंगी ये एक्सरसाइजेज, ये थॉट से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, ये ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज जो आगे आ रही हैं, तो फिर आप प्रिपेयर्ड होंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी जा रही है। एक शख्स अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है और वो अकेला रह जाता है, उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं खो जाते हैं क्राउड में। तो अब कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कैसे उसकी हेल्प करेगी? अगर पहले से उसने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे वर्क किया है, अगर उसका माइंड पहले से प्रिपेयर्ड है कि इस तरह होगा, तो वो क्या करेगा? तो वो खुद को वहां पे समझाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी डेंजर नहीं है, अगर मैं अकेला हो गया हूँ तो कोई डेंजर की बात नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ, ये पैनिक अटैक थोड़ी देर में चला जाएगा। अब आप खुद सोचें, जो बंदा इस तरह से सोच रहा है, क्या उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी? मेरा नहीं ख्याल है कि उसे कोई तकलीफ होगी। हाँ, लेकिन जो सोच रहा है ओ मैं अकेला हो गया हूँ, अब लोग मुझे मार देंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, नेगेटिव थॉट्स, मजाक उड़ाएंगे, मेरा क्या होगा, मुझे उठा के ले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। अब इस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको होगा डिस्ट्रेस फील, शदीद होगा ना? तो ये इस तरह से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह से हेल्प करती है। अब वो जब वो प्रिपेयर्ड होगा तो नेक्स्ट टाइम वो इन इस तरह की सेपरेशंस को, कि फ्रेंड से वो अकेला रह जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए प्लानिंग भी करके आए नेक्स्ट टाइम। सो ये इस तरह से वर्क करती है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का फिर ये मकसद है कि जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में चेंज करना। जब नेगेटिव, हमने देखा कि प्रॉब्लम हर जगह, हमने इतने सारे मॉडल्स देखे हैं, पिक्चर्स देखी हैं, डायग्राम्स देखी हैं, कि चीज स्टार्ट होती है किसी सिचुएशन से और ट्रिगर होती जाती है हमारी थॉट से। तो इन डिस्टॉर्शंस को, इन नेगेटिव पैटर्न्स को समझना, पहले तो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है माइंडफुल होके, फिर इनको लिखना भी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे जो लोग होमवर्क नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी गोल्स में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने गोल्स को, अपने टास्क को लिखते हैं। अगर वो लिखते नहीं है, वो वर्क नहीं करते हैं, तो फिर चांसेस नहीं होंगे, फिर कामयाबी के चांसेस नहीं होंगे। जब वो उन चीज़ को लिखते हैं, उनके माइंड में वो बिलीव्स बनते हैं रेगुलरली वर्क करने से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओवर थिंकिंग? देखें, ओवर थिंकिंग तो प्रॉब्लम है ना, और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? उसका सोल्यूशन है। ओवर थिंकिंग तो प्रॉब्लम है, वो तो वरीज हैं जो बार बार माइंड में चल रही हैं। ऐसा है ना कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, कि वो जो वरीज हैं उनको फेस करना है, कि भाई वो वरीज क्या है, उनको पेपर पे लेके आना है, उनको उनको फेस करना है, उनको देखना है, अच्छा मेरे माइंड में ये चल रहा है, अब ये किस हद तक दुरुस्त है। अब आप उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि भाई ये तो दुरुस्त ही नहीं है, असल चीज तो ये है, मुझे तो ऐसा सोचना चाहिए, मेरे माइंड में तो ये वाली बात आनी चाहिए, वो क्यों आ रही है? तो ये डिफरेंस है, एक प्रॉब्लम है, दूसरा उसका सोल्यूशन। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारा थर्ड मॉड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह से हम डील करेंगे एंजाइटी को, किस तरह से
डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, ओसीडी, सबके लिए जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। कौन कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं? सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग। सांस का मसला सबसे पहले शुरू होता है ना पैनिक में, दिल तेज तेज धड़कता है और जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसमें डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है वो भी हम सीखते हैं। फिर मसल्स टेंस हो जाते हैं एंजाइटी और स्ट्रेस में और पैनिक के दौरान। मसल्स जो है वो बड़े स्टिफ और स्ट्रेस्ड फील होते हैं। उनके लिए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है जो हम इस मॉड्यूल में देखने जा रहे हैं। और थर्ड है माइंडफुलनेस। माइंडफुल रहना है, माइंडफुलनेस को लाइफ का हिस्सा बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम एनजाइटी और पैनिक के जो सिम्टम्स हैं, खासकर जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, उन पर हम काबू पा सकते हैं। तो पैनिक अटैक्स के लिए एक शॉर्ट सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, एनजाइटी में सांस फूलता है, घबराहट में सांस फूलता है। किस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो पैनिक अटैक्स के लिए रिसर्च बेस्ड है और ये वर्क करती है। आपके जितने सिम्टम्स हैं वो ईज हो जाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से। खासकर पैनिक अटैक के दौरान भी, जो इतनी शदीद हालत होती है, उस दौरान भी ये आपकी हेल्प कर सकती है। तो स्लोली आपने ब्रीथ करना है, डीपली और बिल्कुल आराम से, जितना जेंटली आप कर सकते हैं। आपने नाक के थ्रू, नोज के थ्रू आपने सांस लेना है और माउथ के थ्रू आपने वो सांस बाहर आने देनी है, स्लोली, माइंडफुली। ठीक है, ये पहले 2 स्टेप्स हो गए, इन एंड आउट। कुछ लोगों के लिए ये हेल्पफुल होता है कि वो 1 से 5 तक गिनती कर लें। जैसे वो सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो वो माइंड में ही 1 से 5 तक या जबान से कर लें, राइट। ये काउंटिंग 1 से 5, यानी 5 सेकेंड्स के लिए आपने ब्रीद इन किया और फिर ब्रीद आउट। और यहाँ पर आपकी जो थॉट्स है वो कहाँ पर फोकस्ड होनी चाहिए? आपकी सांसों पर, हार्ट बीट पर नहीं, बॉडी के सिम्टम्स पे नहीं, उस सिचुएशन पे नहीं, बल्कि आपकी सांसों पर। क्योंकि आपने माइंडफुल होना है, वहां पे आपको माइंडफुल होने की जरूरत है, आपको प्रेजेंट फोकस्ड होने की जरूरत है। और जो आपका डिस्टॉर्ट हो गया ब्रीदिंग पैटर्न, आपने उसको वापस जगह पे लाना। तो आप कुछ ही मिनट्स में बेहतर फील करने लग जाते हैं इस एक्सरसाइज के बाद। कितना ईजी है ये कि पैनिक अटैक के दौरान आपने इस तरह से सांस लिया और आप इजी फील करने लग जाते हैं। अब ये बात याद रखें कि एन एंशियस माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ रिलैक्स बॉडी। अगर आपने बॉडी को रिलैक्स रखा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को आप डेली रूटीन बेस पे प्रैक्टिस करते रहे, तो आपका माइंड एंशियस नहीं रहेगा। कुछ ही अरसे बाद आप देखेंगे तो बॉडी और माइंड जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं, खासकर जब एंजाइटी और पैनिक की बात आती है। इनका आपस में बहुत लिंक होता है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। एंशियस माइंड रह ही नहीं सकता एक रिलैक्स बॉडी में। इसीलिए हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन सीखते हैं कि किस तरह से हमारी जो सारी बॉडी है वो रिलैक्स्ड रहे, आगे हम एंशियस फील ना करें। तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। अब यहाँ पर एक और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है जिसके 8 स्टेप्स हैं और इस तरह से आप पैनिक एपिसोड से आसानी से गुजर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले खुद को बताया होगा कि इट इज़ नथिंग डेंजरस, ये कोई ख़तरे की बात नहीं है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आप आराम कर रहे हैं, कहीं पे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, अगर आप वर्क पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेकर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से, अगर आप पैनिक फील कर रहे हैं तो उस पैनिक को कम करने के लिए नोज से आप सांस लेना स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली, और आप
सांस लेते हैं, माउथ से आप एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह से आप, वो जो साइकिल डिस्टॉर्ट हो गया ना, तेज सांस फूलने लग जाता है ना पैनिक के दौरान, उसको आप काम डाउन करते हैं स्लोली इनहेल करके और स्लोली एक्सहेल करके। उस साइकिल को पहले आप करेक्ट करते हैं। अब वो नॉर्मल पे आ गया। और ये करना सेफ है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरह से नहीं करते या इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। इट्स टोटली सेफ, बल्कि बेनिफिशियल। ये आपने फर्स्ट टाइम किया। नेक्स्ट जब आप इनहेल करते हैं, अपनी आईज को क्लोज कर लें और आप फोकस करें अपनी ब्रीदिंग पे। इसको आप 5 टाइम्स रिपीट करें। आंखें आपकी क्लोज होनी चाहिए, फोकस आपका कहाँ पर होना चाहिए? ब्रीदिंग पे। अब अगेन आप सांस लें नाक से। ये जो 8 स्टेप्स है, आप इसको इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अगेन आप नाक से सांस लें। इस दफा आपने 7 सेकंड के लिए इस तरह करना है। जो आप सांस ले रहे हैं स्लोली, उसको आपने 7 सेकंड्स तक एक्सटेंड करना है। आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो बहुत क्विक हो गया। आपका तेज तेज सांस फूल रहा होता है पैनिक के दौरान, आप उसको स्लो कर रहे हैं। आप एक सांस को 7 सेकंड्स तक स्लोली आप उसको इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। फिर 3 सेकंड्स तक आप उसको रोक लें। 3 सेकंड्स तक आपने उसको रोक लिया। और जो एक्सहेल है, जो सांस आपने अब बाहर निकालना है मुंह से, उसको भी 7 सेकंड्स के लिए निकालना। ठीक है? 7 सेकंड्स का इनहेल, 3 सेकंड्स आपने रोका और 7 सेकंड्स के लिए आपने एक्सहेल किया। और इस चीज को, यानी 7 सेकंड्स के लिए इनहेल और फिर 3 सेकंड रोककर 7 सेकंड्स के लिए एक्सहेल को आपने कितनी दफा रिपीट करना है? इस पूरे प्रोसेस को स्लोली स्लोली करेंगे ना, जाहिर है 7 सेकंड्स तक आप सिर्फ इनहेल कर रहे हैं तो ये स्लो ही इनहेल होगा। तो ये आपने 10 दफा रिपीट करना है, या उस टाइम तक जब तक आप बेहतर फील नहीं करते। और आप 10 सेकंड्स की 10 दफा करने के अंदर अंदर ही आप बेहतर फील करने लग जाएंगे। 2 वजूहात से। एक तो आपने अपना फोकस सांसों पे कर लिया, बॉडीली सिम्टम्स पे नहीं रहा, डेंजर की तरफ आपका फोकस नहीं रहा, जिसे आप डेंजर परसीव कर रहे थे वो असल डेंजर था भी नहीं। एक तो ये वजह है। दूसरी क्या वजह है कि जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न तेज हो गया था, अब वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बस फोकस के साथ इसको करना होता है, उसके रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं। क्योंकि जब आप स्ट्रेस होते हैं, आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब आप एंशियस या पैनिक फील कर रहे हैं, तो अपनी सांसों को आप स्लोली लें। ठीक है? तो उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, जो कि नेचुरल है, उसको आप बैलेंस करते हैं। इसकी वजह भी बता रहे हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, क्यों ऐसा होता है कि जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, जो आपको स्ट्रेस फील होना स्टार्ट हुआ था, वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इम्बैलेंस हो गया था। तेज तेज सांस हो रहा था ना, इम्बैलेंस हो गया। आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका इम्बैलेंस हो गया तेज सांस लेने की वजह से, सांस फूलने की वजह से। तो अब वो वापस आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में। कि आपका दिल धड़क रहा था, आपकी मसल्स टेंस होना स्टार्ट हो गए थे, इसी रिस्पॉन्स की वजह से आपको चक्कर आने लग गए थे, आपको बाकी कोई फिजिकल सेंसेशंस हो रही थी, पसीना आ रहा था, कांप रहे थे आप, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जस्ट इस एक्सरसाइज की वजह से। क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होना जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक चीज भी है, प्रूवन चीज है। इससे बहुत से क्लाइंट्स को फौरन फायदा हो जाता है। तो ये तो उस वक्त हो गया कि पैनिक अटैक को आपने किस तरह से मैनेज करना है, एंजाइटी को कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह से अगर आप ये वाली ब्रीदिंग करते हैं, इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा जा रहा है। ये सांस जब आप इतना लॉन्ग लेंगे,
तो वो आपको पेट में फील होगा। आप ये करके जब देखेंगे 7 सेकंड्स के लिए इनहेल, तो आपको अपने बेली में, अपने एब्डोमेन में ये फील होगा, और आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी ब्रीदिंग के साथ होगा। आप उसको सोच रहे होंगे, आपके माइंड में, आपकी थॉट्स में आपका फोकस अपनी सांसों की तरफ सिर्फ होगा। तो इस तरह से आप एक पैनिक अटैक को रोक सकते हैं। अब एंजाइटी और पैनिक के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जिसे हम PMR कहते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये तो जब फर्स्ट सेशन होता है क्लाइंट्स का, जब वो एंशियस होते हैं या पैनिक की फील कर रहे होते हैं, उस वक्त भी उनको अक्सर साइकोलॉजिस्ट पहले सेशन में ही करवा देते हैं। इसका असर देखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपका हैंड है उसे आप जोर से बंद करें, टाइटली, फुल फोर्स के साथ, ठीक है। फिस्ट, मुट्ठी बंद करें, 10 तक आप काउंट करें, ठीक है, उसको उसी मजबूती से बंद रख के 10 तक आप काउंट करेंगे और फिर आप उसे रिलीज कर देंगे। तो होता क्या है कि जो भी आपके मसल्स हैं, जैसे अभी हम हाथ की बात करें, तो पहले वो क्या होते हैं, टेंस होते हैं, उन्हें स्ट्रेस फील होता है। फिर जब वो रिलैक्स फील करते हैं तो उनके अंदर जो टेंशन होती है वो सारी रिलीज हो जाती है। तो PMR इस तरह से वर्क करती है। ये है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। तो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, चाहे शोल्डर्स हैं जिस तरह से पैनिक में अक्सर होता है, लेग्स हैं, वहां पे जब आपको स्ट्रेस या टेंशन फील हो रही है तो आपने इसी तरह से करना है। इसकी हो सके तो मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर दूंगा कि ये एक्सरसाइज किस तरह से स्टार्ट करके एंड तक लेके जानी है। ये सर से लेकर पाँव तक की भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतनी लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं, आप जस्ट उन जगहों की कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। अक्सर एंजाइटी में होता है ना, पट्टों में स्ट्रेस फील होता है, नेक में होता है, तो आप उसके लिए ये PMR कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अब स्टेप्स हैं कि किस तरह से करनी चाहिए आपको, ये एक्सरसाइज किस तरह से करेंगे। अगर आप एंशियस हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, जिस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप जिस चेयर पे बैठ के कंफर्टेबल होते हैं, जिस सोफा पे बैठ के आप कंफर्टेबल होते हैं, सबसे पहले आपने खुद को कंफर्टेबल कर लेना है कि आप बिल्कुल सुकून की हालत में हो, और वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उसको, और आप अपनी आइज बंद कर लें। लेकिन अगर आपको फील होता है कि आइज क्लोज करके आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आप आइज क्लोज ही रखें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इजी हो जाएं, जहां पर भी आप इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पर आप बैठ जाएं। सेकंड है कि आपने सांस लेना है, आपने इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करना है, ठीक है। ये इसके स्टार्टिंग स्टेप्स हैं PMR के। ये 3 to 5 टाइम आप करने के बाद आपने अब अपने जो मसल्स हैं उनको टाइट और रिलीज करना है। इसकी आप वीडियो भी देख लेंगे किस तरह प्रॉपरली करना चाहिए। कुछ लोग इसको हेड से स्टार्ट करते हैं फीट तक, कुछ फीट से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक, ठीक है। और कुछ जस्ट ये कहते हैं कि जहां पर आपको एंजाइटी का सिम्टम फील हो रहा है, फिजिकल जो उसका है रिस्पॉन्स, आप जस्ट वहां पे उस मसल के लिए कर लें। तो ये इस तरह से वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लेग्स में फील हो रहा है स्ट्रेन और स्ट्रेस, तो आप क्या करते हैं कि लेग्स को आप आगे की तरफ लेके जाते हैं, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, आप उन्हें फुल फोर्स के साथ आगे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, कि उन पे स्ट्रेस फील हो, टेंशन फील हो। और फिर वहां पर आप उनको कुछ सेकंड्स के लिए रखने के लिए, अक्सर 7 to 10 सेकंड्स वहां पे रखते हैं कि वो थक जाती हैं, उन्हें वहां पे टेंशन फील होती है। फिर वापस उनको आप अपनी पोजीशन पे ले आते हैं इस तरह से कि वो रिलैक्स हो जाएं। तो इस तरह टेंस करके रिलैक्स करने से, अकॉर्डिंग टू साइंस, जो आपकी मसल्स में जो टेंशन होती है, जो टाइटनिंग होती है, वो रिलीज हो जाती है। तो इसी तरह से आप बॉडी के जो डिफरेंट मसल ग्रुप्स हैं उनके साथ आप ये करते हैं। लेग्स, ग्लूट्स, एब्डोमेन, बैक, हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स, सबके साथ आप इस तरह कर रहे थे, उनको टर्न करके, स्ट्रेच करके, जहां पर आपको थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी टेंशन फील हो,
जैसे गर्दन को पीछे लेके जाना है, जैसे हैंड्स को स्ट्रेट आगे की तरफ जोर लगाना है, जैसे आप कुछ पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं, टाइटनिंग हो रही है यहाँ पर। अब आगे क्या होगा कि जब आप वापस इनको रिलीज करेंगे तो उनके अंदर जो वो स्टिफनेस है वो रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से इसके आखिर में अगेन आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, कुछ दफा फिर से आपने उसी तरह से सांस लेना है और आप फिर फील कर पाएंगे, ये जब आप करते हैं उसी टाइम आप फील कर पाएंगे कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, कि आपका माइंड और बॉडी जो है वो रिलैक्स हो चुके होंगे इस टाइम पर। तो अब ये जो PMR है ये एक स्किल है, इसको याद रखें। ये वर्क तभी करेगी जब आप इसको रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जी पैनिक आ रहा है अभी तो बैठ जाएं और कहें कि आप PMR करते हैं। ये तो मेडिसिन तो नहीं है ना कि आप इसको यूज करेंगे, और इसको प्रैक्टिस करने से होती है। इट इज़ अ स्किल और इसको मास्टर करने में टाइम लग सकता है। इसको आप डेली बेसिस पे करें। तो जब आपने इसको रूटीन का हिस्सा बनाया होगा, आपको फिर जब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको मुश्किल नहीं फील होगी, आप उसे इजीली कर पाएंगे। ऐसा ही होता है ना, अचानक से तो कोई चीज वर्क नहीं करती, उस वक्त आप इस सिचुएशन में नहीं होंगे जब पैनिक स्टार्ट होता है, आप इस हालत में नहीं होंगे कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये चीजें आप जब करते हैं आप महसूस करेंगे कि आपको इतनी एंजाइटी फील ही नहीं होगी। ये सारी प्रूवन चीजें हैं जो क्लाइंट्स पे वर्क करती हैं। तो ये इसमें मास्टरी बिल्ड करनी होती है आपने इसको प्रैक्टिस करके। इसके लिए आपको इसे रूटीन का हिस्सा बनाना पड़ता है। कई दफ़ा वीक में करें या डेली आप इसे करें, ताकि आपको पता चल जाए कि रिलैक्स होना कैसा होता है, कैसे रिलैक्स करते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं किस तरह से रिलैक्स होते हैं, कैसा फील होता है। जब आपको ये समझ होगी तो इस तरह से आपकी जो टेंशन है और एनजाइटी इनका आपस में बड़ा लिंक है, तो ये रिलीज हो जाता है। तो मसल्स की टेंशन है और जो माइंड की टेंशन है इनका आपस में बड़ा लिंक है। तो इसलिए आपको PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को रूटीन का हिस्सा बनाना होता है। और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं अक्सर, जो तो ये टास्क कर रहे होते हैं, जो कहते हैं कि हम टाइम नहीं निकाल सके, हम ये नहीं कर सके, थॉट्स पे वर्क नहीं कर सके और रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे वर्क नहीं कर सके, तो फिर जाहिर है उसी तरह से वो चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं। थर्ड चीज़ जो यहाँ पर है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो इसके लिए आपको 5 से 10 मिनट चाहिए होंगे कि आप मेडिटेशन के अंदाज में आप बैठेंगे, ठीक है। और इस पे आप जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप कम टाइम से इसको स्टार्ट करें, आगे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से इजी हैं उसी तरह, जैसे हमने पिछली टेक्निक में बात की, आप बैठ जाएं या अगर आप लेट के रिलैक्स होते हैं, जिस तरह से आपको इजी फील हो रहा है, अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं और डीप ब्रीदिंग से आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन जो है वो माइंडफुलनेस की एक टेक्निक है। माइंडफुलनेस में हमें प्रेजेंट रहना होता है। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की वजह से आती है। व्हाट इफ, क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, जो सारी बातें हम कर चुके हैं, जितने सिम्टम्स हैं वो सारे फ्यूचर से रिलेटेड हैं। और इंसानी माइंड प्रेजेंट में रहने के लिए बनाया गया है। तो ये है मेडिटेट करना। आप प्रेजेंट को फोकस कर रहे हैं, अपनी सांस पे आपकी तवज्जो है, इस वक्त क्या हो रहा है आपको ये मालूम होना चाहिए। और अपनी सांस को आप वापस नेचुरल रिदम पे ले आते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि वो भूल जाती है ना सांस, आप उसको नेचुरल यानी बैलेंस पे ले आते हैं। नेक्स्ट क्या आपका स्टेप है कि अपनी थॉट्स को नोटिस करें। अब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो मेडिटेशन में आप अपनी थॉट्स को नोटिस करें, आप टाइम दें अपनी थॉट्स को, रिलैक्स हो जाएं। क्या आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, सांस पे आपने तवज्जो सांस से नहीं हटने देनी, और साथ में देखना है कि आपकी थॉट्स में क्या चल रहा है। इस तरह से आप डबल प्रेजेंट फोकस्ड हो जाएंगे, एक सांस के थ्रू भी और एक थॉट्स के थ्रू भी, दोनों चीज़ों पे आपका फोकस है। अब नोटिस करें कि क्या थॉट्स चल रही हैं।
माइंडफुलनेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपका नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। आप चीज़ों को जज नहीं कर रहे, आप उनको कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं, आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जस्ट देखना चाहते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ये है माइंडफुलनेस, और ये है उसी की एक टाइप जिसे हम मेडिटेशन के तौर पर जानते हैं। तो आप मेडिटेट जब कर रहे होते हैं, उसमें आपका नॉन जजमेंटल स्टांस होना मस्ट है, वरना फिर वो मेडिटेशन नहीं रहेगी। वरना फिर आप पास्ट में या फ्यूचर में चले जाएंगे। जब आप उसे कोई मीनिंग देंगे तो फिर वो तो ना माइंडफुलनेस रही ना मेडिटेशन रही। तो आपका जो एटीट्यूड है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, जस्ट फोकस और ऑब्जर्वेशन। बस आप देखें कि आपकी थॉट्स आपको क्या कह रही हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको कोई मीनिंग नहीं दे रहे आप। ये करने के बाद फिर आपका जो लास्ट स्टेप है, जब आप ये मेडिटेशन 10 मिनट की कंप्लीट कर लेते हैं, अगेन आप डीप ब्रीदिंग से इसका एंड करें और अपनी आईज को खोल लें। तो इस तरह से ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्क करती है। इसके बाद आ जाती है कि एक्सपोजर थेरेपी। इसको अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कल करेंगे। एक्सपोजर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपोज मीन कि फेस करना, सामना करना। जो आपकी एंजाइटी है, खौफ है ना, फियर्स हैं, पैनिक की कंडीशंस हैं, उनका सामना करना, एक्सपोज होना उनके सामने। तो इसके लिए एक पूरी थेरेपी बनाई गई है, साइकोलॉजिस्ट ने जो बनाई है, इसे हम कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। इसकी बहुत सी टाइप्स भी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप होती है इसकी पैनिक के लिए, वो हमने अपने कोर्स के मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल उसका शामिल किया है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक इतना करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी हम उनको ले लेते हैं, क्योंकि टाइम तकरीबन होने वाला है। बाकी इसको हम कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या कोई और डिस्कशंस है तो वो आप कर सकते हैं पैनिक के बारे में। अल्माज खान, आई होप आपकी हेल्प हो रही होगी, आपको समझ आ रही होगी कि आपने क्वेश्चन किया था ना किस तरह से कंट्रोल करते हैं। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन। इसको आपने कंप्लीट लेना है इंशाल्लाह। आगे बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो अभी रहती हैं। आज तो हमने ज़्यादा इसको समझने में किया है ना, इस पे टाइम लगा है कि होता क्या है, ज़्यादा हमने इस पे किया, और अभी हमने जस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक से स्टार्ट लिया है। तो अब जो थेरेपीज हैं वो आगे स्टार्ट हो चुकी हैं। कल के जो 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इंशाल्लाह हम इसको इन डेप्थ देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं और किस तरह से हम पैनिक अटैक्स को रोक सकते हैं और किस तरह हम उनसे बच सकते हैं कि वो आगे ना हो। एक तो स्टॉप करना है ना, एक उनसे बचें कैसे कि वो हों ही ना। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस नहीं है, अब इसको यहाँ पर अब एंड करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह फिर कल यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, स्लाइड्स आपसे शेयर कर दीजिए। जी रिजवान, आपसे स्लाइड्स शेयर कर दीजिए। सो पैनिक डिसऑर्डर एनजाइटी डिसऑर्डर्स में आ जाता है, और यहाँ पैनिक जो है वो एनजाइटी से बहुत शदीद होता है, सिवियर होता है। जो पैनिक अटैक होता है वो एनजाइटी अटैक से शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन सिवियर होता है, राइट। अब पैनिक डिसऑर्डर उस वक्त डिसऑर्डर कहलाएगा जब पैनिक अटैक्स आएंगे लगातार। एक तो ये है कि इसमें पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, तो पैनिक अटैक्स आ रहे थे, इसकी पैनिक अटैक की डेफिनेशन समझना जरूरी है कि एक सडन अटैक होता है, अचानक से एक एनजाइटी और खौफ की लहर आती है। फिर उसमें उस शख्स को लगता है कि उसका जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा या उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। डिफरेंट किस्म की थॉट्स उनके माइंड में आती हैं। यहाँ तक भी हो सकता है कि उन्हें लगे कि वो बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो इस तरह का होता है पैनिक अटैक।
हमने बात की कि पैनिक जो है वो एनजाइटी की एक शदीद किस्म है। एनजाइटी डिसऑर्डर्स में ये होता है कि लगातार एनजाइटी रहती है, लेकिन वो कम सिविरिटी की होती है, उसमें इतनी शिद्दत नहीं होती। लेकिन पैनिक शदीद होता है, पैनिक अटैक, और वो कम दौरानिए का होता है, उसकी ड्यूरेशन कम होती है। तो एनजाइटी को समझना ज़रूरी है। तो एनजाइटी हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो हमें ख़तरे से बचाने के लिए कुदरत ने रखा है। सो इसके हम दो फैक्ट्स देखते हैं कि पहला तो यही कि ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, हमें ख़तरे के लिए तैयार करने के लिए नेचर ने ये बनाया है, राइट। तो ये नॉर्मल है, एनजाइटी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, और ये अडाप्ट करने के लिए उस सिचुएशन से जिसको हम फेस करने जा रहे हैं, तो एनजाइटी का होना ज़रूरी होता है। दो किस्म की एनजाइटीज हो सकती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव हमको मोटिवेट करती है, नेगेटिव वो तब बनती है जब हम उसे नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं और वो हम पे हावी हो जाती है, तब वो नेगेटिव बन जाती है। सेकंड फैक्ट ये है एनजाइटी से रिलेटेड कि एनजाइटी का असर हमारी बॉडी में भी हमें नजर आता है। कपकपाहट, पसीने आना, दिल घबराना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस का फूलना वगैरह। तो इन चीज़ों का कोई इशू नहीं है कि ये उसी नेचुरल जो रिस्पांस की हम बात करें, जो नॉर्मल रिस्पांस है, नेचुरल है, कुदरत ने हमें दिया है, उसको हम इस तरह ले लेते हैं कि कोई असल डेंजर है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हम उन फिजिकल सिम्टम्स को रियल डेंजर समझ लेते हैं, तो वो एनजाइटी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये दो फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन इसकी डेफिनेशन है पैनिक डिसऑर्डर की, जैसे कि हमने बात की कि एनजाइटी डिसऑर्डर की किस्म है, इसमें लगातार और अचानक से अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आते हैं। और पैनिक अटैक्स को हमने डिफाइन किया कि ये खौफ की एक लहर होती है और इसकी कोई वजह नहीं होती, अचानक से आ जाती है, इसकी कोई वजह नहीं होती, एपरेंट रीजन नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि सब लोग उस सिचुएशन से जब गुजरते हैं तो सबको तो नहीं होता पैनिक अटैक, तो इनको क्यों हो रहा होता है। बहरहाल इसकी कोई कॉज तो इस तरह नहीं होती, लेकिन इसके कुछ ट्रिगर जरूर हो सकते हैं। तो फिजिकल रिएक्शंस भी इसके ट्रिगर बन सकते हैं, जैसे कि हमने बात की कि इसमें फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, तो उन्हीं को देखकर बंदा और घबरा जाता है, और वो उसका जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो और ज्यादा घबरा जाता है, तो वो पैनिक अटैक की सिचुएशन तक पहुंच जाता है। देन ये पैनिक साइकिल है। बात स्टार्ट होती है किसी सिचुएशन से, कोई सिचुएशन आती है, चाहे वो तन्हाई हो सकती है, जरूरी नहीं उस सिचुएशन का इंसान को पता भी हो, कभी पता भी हो सकता है, कभी नहीं पता। कभी तन्हाई में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, कभी एंगर के लम्हे में आ सकती है, कभी भूख में आ सकती है। तो वो जो सिचुएशन है या कोई ऐसा सोशल इवेंट हो सकता है, अब वहां पर ऑटोमेटिक थॉट्स चलने लगती है माइंड में, या तो उस शख्स ने अपनी केयर नहीं की, या उसे अनजाना खौफ है, बिला वजह खौफ है, जैसे सोशल एंजाइटी, डेथ एंजाइटी, किसी चीज का नाम हम दे सकते हैं। उस वहां से ऑटोमेटिक थॉट्स अब बनना स्टार्ट हो गई हैं। उससे आगे चलकर साइकिल में हम देखते हैं कि इमोशंस बनना स्टार्ट होते हैं। जब थॉट आई है तो इमोशंस बनते हैं। ख्याल जब हमें खतरनाक लग रहा है तो हमें खौफ महसूस होगा, या ख्याल हमें ऐसा आ रहा है कि लोग देख रहे हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो शेम फील होगी। कोई इमोशंस नेगेटिव जो है वो बनते हैं। जब इमोशंस नेगेटिव बनते हैं तो उससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे कि हमने बॉडीली सिम्टम्स की बात की, दिल का धड़कना वगैरह। बॉडी रिएक्शन का क्या होता है आगे आके कि हम उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं। साइकिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम उसकी तरफ फोकस करने लग जाते हैं। जब हम उस बॉडीली सेंसेशन को फोकस करते हैं तो क्या होता है कि वो एम्पलीफाई हो जाती है। देखिए ना, जब हमारे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हुई है तो हम क्या करते हैं कि उसकी तरफ फोकस करते हैं, और खतरा महसूस होता है, वो और ज्यादा तेज हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि हम उसको एक मीनिंग देते हैं, एक तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो कि कहलाती है कैटास्ट्रोफिक मिस इंटरप्रिटेशन, कि बड़ी तबाही जैसी चीज है ये। हम उसे इस तरह से मीनिंग देते हैं कि बहुत तबाही वाली चीज है। कैसे कि हम इससे मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हालांकि ये डेली हम फेस कर रहे होते हैं पैनिक अटैक्स, ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन हम उसको वो मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं।
तो जब हम उसको ये मीनिंग देते हैं माइंड में, और हमारा माइंड इस बात पे यकीन करता है कि ओ वाकई में कुछ खौफनाक और तबाही फेज हो जाएगा, तो ये पैनिक अटैक बन जाता है। और इसी तरह से साइकिल कंटिन्यू करती है और बार बार पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो पैनिक अटैक्स को मजीद समझने के लिए इसके साइंस को देखना जरूरी है। यहाँ पर इसके कुछ सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स। पैनिक अटैक कैसा होता है? सांस की हमने बात की है, सांस लेना मुश्किल लग रहा होता है, इसमें दिल की धड़कन तेज होती है, पसीने आ सकते हैं, कपकपाहट हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है या ऐसी टेंशन फील हो सकती है, नौजिया, स्टोमक पे भी इसका असर होता है, खाने पीने का दिल नहीं करता, कुछ खाया नहीं जाता, डिजीनेस फील हो सकती है, सर चकरा जाता है, और इसके अलावा नमनेस और पिंस एंड नीडल्स, यानी कि जो सुन्न हो जाने जैसा एहसास होता है, जिसमें सुइयां चुभने जैसा फीलिंग होती है। तो ये तो फिजिकल सिम्टम्स हो गए। इसके बाद फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं कुछ, कि माइंड में क्या सिम्टम्स हैं इसके। तो एक तो आउट ऑफ टच बंदा फील करता है कि जो रियलिटी से, वो रियलिटी को नहीं समझ पा रहा था कि हकीकत में क्या हो रहा होता है। जिस तरह से अनकॉन्शियस सिचुएशन होती है, रियलिटी से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरा साइकोलॉजिकल सिम्टम ये है कि उसे आउट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फील हो रहा होता है, यानी जैसे वो अपने जिस्म में नहीं है। थर्ड ये है कि लूजिंग कंट्रोल, कि उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो खुद को नहीं बचा पाएगा, उसका खुद पे कंट्रोल, उसका सिचुएशन पे, एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं रहेगा, इसके बारे में परेशानी है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है जो माइंड में होते हैं। फिर एक और परेशानी कि हार्ट अटैक हो जाएगा, या ये एहसास होता है कि पागल हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा, उन्हें लगता है ये सिचुएशन हमेशा रहेगी, यानी हम पागल हो जाएंगे, इसी हालत में रहेंगे हमेशा। या ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि वो मर जाएंगे। तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, परेशानियां हैं और खौफ हैं जो माइंड में होते हैं। अब इसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स की हम बात करते हैं कि जो बियोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन में, तो वहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की खराबियां हो सकती हैं कि हम हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, कि एक चीज इतनी ज्यादा डर वाली नहीं है, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमेगडेला, जो फीलिंग्स के साथ और फियर के साथ स्पेसिफिकली रिलेट कर रहा होता है, तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। वो जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो हम हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा फील नहीं होती नॉर्मली लोगों को, हमें वो ज्यादा हो रही होती है। तो इससे अराउजल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। ये बियोलॉजिकल थ्योरीज की बात हो गई।